जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत ब्रिटिश राज आने से पहले एक संपन्न देश हुआ करता था। और अगर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था तो इसके पीछे एक कारण था। राजे रजवाड़ों से लेकर मुगलों तक के खजाने भरे हुए थे। व्यापारियों से लेकर आम जनता तक सभी धनी हुआ करते थे। लोगों के पास अथाह दौलत हुआ करती थी। 17वीं शताब्दी की बात है। भारत में एक ऐसे परिवार का उदय हुआ जिसने टैक्स वसूली और रुपए के लेन देन को आसान बना दिया। एक समय इनका इतना प्रभाव था कि ये मुगल शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रुपयों का लेन देन किया करते थे। उस समय बड़े बड़े लोगों के साथ अंग्रेज भी इनसे कर्ज लिया करते थे। आखिर कौन थे ये? इनका नाम था जगत सेठ। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। कौन थे जगत सेठ? जगत सेठ या बैंकर ऑफ द वर्ल्ड एक उपाधि है जो फतेह चंद को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1723 ईस्वी में दी थी। उसके बाद इस पूरे परिवार को जगत सेठ के नाम से जाना जाने लगा। आपने सेठ माणिकचंद का नाम तो सुना ही होगा। सेठ माणिकचंद इस घराने के संस्थापक थे। दरअसल ये परिवार अपने समय का सबसे अमीर बैंकर घराना हुआ करता था। माणिकचंद का जन्म 17वीं शताब्दी में राजस्थान के नागौर के एक मारवाड़ी जैन परिवार हीरानंद साहू के घर में हुआ था। बेहतर संभावनाओं की तलाश में हीरानंद बिहार चले गए। पटना में हीरानंद ने सॉल्ट पीटर का काम शुरू किया। सॉल्ट पीटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका इस्तेमाल जंग रोधक पटाखे या गन पाउडर में किया जाता था। इस कारोबार से माणिकचंद ने अच्छा खासा पैसा कमाया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी सारा पैसा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी से अच्छे संबंध भी बनाए। माणिकचंद ने अपने पिता का व्यापार चारों ओर फैलाना शुरू किया और नए नए क्षेत्रों में कदम रखा। और इसके साथ ही उन्होंने पैसे सूद पर देना भी शुरू किया। जल्दी माणिकचंद की दोस्ती बंगाल के एक दीवान मुर्शिद खान से हो गई और आगे चल के वो बंगाल सल्तनत के पैसे और टैक्स की जिम्मेदारी संभालने लगे। और उनका पूरा परिवार बंगाल के मुर्शिदाबाद में ही बस गया। और माणिकचंद के बाद परिवार की बागडोर फतेह चंद के हाथ आ गई और इनके समय में ये परिवार अपनी बुलंदियों पर पहुंचा। ढाका, पटना, दिल्ली सहित उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण शहरों में इस घराने का वर्चस्व बनने लगा और इसका मुख्यालय मुर्शिदाबाद में ही था। इसका ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लोन की अदायगी और शराब का व्यापार था। रॉबर्ट ओम लिखते हैं कि ये हिंदू व्यापारी परिवार मुगल साम्राज्य में सबसे धनी परिवार हुआ करता था और इसके मुखिया का बंगाल सरकार पर जबरदस्त प्रभाव था। इस घराने की तुलना बैंक ऑफ इंग्लैंड से की गई थी। इस परिवार ने बंगाल के लिए वो सारे काम किए जो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंग्लैंड के लिए 18वीं शताब्दी में किए। और इस परिवार की आय के कई स्रोत थे। ये सरकारी राजस्व यानी कि टैक्स वसूली किया करते थे और नवाब के कोषाध्यक्ष के रूप में काम करते थे। उस समय जमींदार लोग इस घराने के माध्यम से अपने राजस्व का भुगतान करते थे और नवाब फिर इसके माध्यम से दिल्ली को अपने राजस्व का सालाना भुगतान किया करते थे। इसके अलावा ये सिक्कों का भी उत्पादन किया करते थे। सेठ माणिकचंद अपने समय पर 2000 की सेना अपने साथ रखते थे और वो भी सारी सेना अपने खर्चों पर ही रखते थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आने वाला सारा राजस्व इन्हीं के द्वारा आया करता था। उनके पास कितना सोना, चांदी और पन्ना था इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल होता था। उस समय ये कहावत चलन में थी, अगर जगत सेठ चाहे तो सोने और चांदी की दीवार बनवाकर गंगा के पानी को भी रोक सकते। फतेह चंद के समय पर उनकी संपत्ति करीब 1 करोड़ पाउंड हुआ करती थी और आज के समय पर ये रकम करीब 1000 बिलियन पाउंड के करीब होगी। ब्रिटिश दस्तावेजों से पता चलता है कि उनके पास जितना पैसा था उतना इंग्लैंड की बैंकों में भी उतना पैसा नहीं था। कुछ रिपोर्टों का यह भी अनुमान है कि उनके पास जितना पैसा था उतना पैसा ब्रिटिश की अर्थव्यवस्था भी नहीं थी। इसे हम कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि अविभाजित बंगाल में लगभग आधा हिस्सा उनका हुआ करता था। यानी कि आज के असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को मिला लिया जाए तो उनमें से आधे का स्वामित्व उनके पास था। आखिर क्या हुआ इस जगत सेठ घराने का? फतेह चंद के बाद उनके पोते मेहताब राय ने 1744 में घराने की बागडोर संभाली और नए जगत सेठ बन गए। बंगाल में अलीवर्दी खान के समय में उनका और उनके चचेरे भाई महाराज स्वरूप चंद का बहुत प्रभाव था। हालांकि अलीवर्दी के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला ने उनको अलग थलग कर दिया। दरअसल नवाब सिराजुद्दौला ने युद्ध में खर्च के लिए 3 करोड़ रुपया जगत सेठ से मांगा था और 1750 में यह रकम काफी बड़ी थी। जब जगत सेठ मेहताब राय ने अपना जवाब ना में दिया तो नवाब सिराजुद्दौला ने उनको जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया और उसी समय से जगत सेठ को अपनी धन दौलत की चिंता सताने लगी और बदले में जगत सेठ ने बंगाल के अभिजात वर्ग के साथ मिलकर इनको लिए साजिश रची और इनका मकसद था नवाब सिराजुद्दौला को उसकी गद्दी पे से हटाना
और इसके लिए जगत सेठ ने 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों के लिए फंडिंग की। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की 3000 की सेना ने नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 की सेना को हरा दिया था। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद मीर जाफर की नवाबी के दौरान मेहताब राय का दबदबा कायम रहा, लेकिन मीर जाफर के उत्तराधिकारी मीर कासिम उनको राजद्रोही मानते थे। 1764 में बक्सर के युद्ध से कुछ समय पहले जगत सेठ मेहताब राय और उनके चचेरे भाई महाराज स्वरूप चंद को मीर कासिम के आदेश पर राजद्रोह के आरोप में पकड़ लिया गया और गोली मार दी गई। कहा जाता है कि जब उनको गोली मारी गई तो सेठ मेहताब राय दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे। मेहताब राय और महाराज स्वरूप चंद की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य ढहने लगा। उन्होंने अपने स्वामित्व वाली ज्यादातर जमीनों पर अपना स्वामित्व खो दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पैसा उनसे उधार लिया था वो पैसा उनको कभी भी वापस नहीं मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ बंगाल की बैंकिंग और बंगाल की सत्ता आ गई और उनके लिए ताबूत में अंतिम कील 1857 का विद्रोह था। और सन 1900 आते आते जगत परिवार लोगों की आंखों से ओझल हो गया और मुगलों की तरह उनके वंशजों का भी आज कोई पता नहीं है। बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद जिस ब्रिटिश शासन ने राज किया उसको समाप्त होते होते अगले 200 साल लग गए। तो दोस्तों, ये हकीकत थी एक ऐसे परिवार की जो देश का सबसे धनाढ्य परिवार हुआ करता था, जिस परिवार से अंग्रेज लोग भी पैसा उधार लिया करते थे, जिस परिवार से मुगल शासकों ने भी पैसा उधार लिया। ऐसा परिवार हमारे भारत का परिवार था। ऐसा परिवार जगत सेठ के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जगत सेठ के बारे में हमने आपको इतना ही बताया। अगर जगत सेठ के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। साथ ही ऐसी जानकारी और लोगों के पास भी पहुंच सके तो वीडियो को शेयर कर दें। साथ ही हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के माध्यम से। जब तक के लिए नमस्कार।